नमस्ते, मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। देश में जब भी चुनाव हो रहा है तो ईवीएम से लेकर अब बात वोटर लिस्ट तक जा पहुंची है, जहां वोटर लिस्ट में भारी संख्या में गड़बड़ी के आरोप सरकार और इलेक्शन कमीशन पर लगने लगे हैं। इस मोर्चे की लड़ाई कांग्रेस मुख्यतः लड़ रही है और अब कांग्रेस जो है वो आंकड़ों के साथ इस पूरे आरोप को स्थापित करना चाहती है कि चुनाव में कुछ गड़बड़ हो रहा है और उन्हें सही से जवाब नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में आज हम मंच पर जो हमारे मेहमान हैं उनसे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि उनके पास कांग्रेस ने बेहद अहम जिम्मेदारी दी है। आज हमारे मंच पर मेहमान हैं प्रवीण चक्रवर्ती जी, ऑल इंडिया कांग्रेस प्रोफेशनल्स और डेटा एनालिटिक्स विंग के जो है अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ईगल कमेटी के बेहद अहम सदस्य। ये वो कमेटी है जो चुनाव फ्री एंड फेयर हो उसकी देखरेख करती है, उसकी मॉनिटरिंग करती है। हाल में एक आंकड़ा जो प्रवीण जी ने पेश किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक ही आईडी पर दो अलग अलग राज्य में एक ही नाम और रिश्तेदारों के भी वो जो मतदाता है उसके नाम एक हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है वोटर फर्जीवाड़ा का चुनाव में जो एक नया मॉडल डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के आरोप पर। तो उन्हीं से बात करेंगे। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, खुलासे किए हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन 2 दशक से अधिक तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना, वॉल स्ट्रीट पर नौकरी करना, विदेश में पढ़ाई करना, एमबीए की डिग्री हासिल करना, और फिर आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मेंटर भी किया। अब वो हमारे बीच में नहीं है। राहुल गांधी ने आपको फिर पॉलिटिक्स में लाया। क्या रहा 2 दशक का ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको कांग्रेस इतनी पसंद आ गई, वो भी आज के दौर में? कांग्रेस या राजनीति पहले, क्योंकि अब मैं तो राजनीतिक परिवार से भी नहीं आता हूँ। बिल्कुल। तो अगर मेरा पेरेंट्स नहीं है, अगर मैं वो होते तो बहुत शॉक होंगे, क्योंकि मैं तो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मेरा जब मैं यंग था, मैं तो तमिलनाडु से हूँ, इसलिए मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो एक्सक्यूज मी फॉर इट। बट जब से मैं स्कूल में था, मुझे पॉलिसी और सरकार में बहुत इंटरेस्ट था। तो गवर्नेंस, पॉलिसी, इसमें बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन मैं तो पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आया था, तो इसलिए मैं वो सब किया। मैं पढ़ाई किया, नौकरी किया, अमेरिका में किया, और मैं इकोनॉमिस्ट हूँ वैसे बाय ट्रेनिंग। और वो सब करने के बाद मुझे एक मौका मिला, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उनके साथ काम करने के लिए 2009 से मुझे एक मौका मिला। तो मैं पहली बार तब डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिला था, तो उसके बाद हमारा थोड़ा वो रिलेशनशिप बहुत मजबूत हुआ। वो पता नहीं क्यों ही टुक अ लाइकिंग टू मी, तो उन्होंने मुझे मेंटर किया। तब भी मैं राजनीति में आने का कुछ ये नहीं था, इंटेंट नहीं था। लेकिन 2014 के बाद जब राहुल जी ने थोड़ा पार्टी का पहले वाइस प्रेसिडेंट बना और उसके बाद जब अध्यक्ष बना, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप पार्टी में आ जाओ, वैसे भी आपका बहुत इंटरेस्ट है इसमें, तो हमें भी चाहिए आप जैसे लोग। तो इसीलिए मैं राजनीति और कांग्रेस में आया। ओके। तो कांग्रेस ही क्यों चुना आपने? क्योंकि आपकी जो सोच थी वो कांग्रेस के पैरेलल थी या? बिल्कुल। मैं अगर मैं राजनीति में हूँ, मुझे एक ही पार्टी दिखता है, वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो रिप्रेजेंट्स वो आइडिया ऑफ इंडिया जो बोलते हैं, वो कांग्रेस रिप्रेजेंट करता है। आइडिया ऑफ इंडिया ऑफ हार्मनी, सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, सोशल जस्टिस, वो सब उसमें मैं बहुत इंटेंस हूँ, बहुत लिखता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। तो वो सब वैल्यूज़ के लिए वो सिर्फ कांग्रेस ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सिर्फ, अगर मैं राजनीति में हूँ इंडिया में, तो कांग्रेस में ही हूँ। इंटरेस्टिंग बात इसलिए ये है क्योंकि आज के दौर में ये सच्चाई तो आपके भी दिल में है होगी और हम सब देख ही रहे हैं कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही है, साल 2014 से ही। तो
अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ काम करना, हम लोगों को इतनी जानकारियां मिलती हैं, बीजेपी का काम करने का कल्चर अलग है, कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस में इतने हर्डल्स है, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं इतने इतने लोगों को? कोई कांग्रेस का नेता कुछ कह देता है, आप डेटा एनालिटिक्स विंग से हैं, मुझे लगता है कि जब भी आप डेटा रिप्रेजेंट करते होंगे तो आप ही को कांग्रेस के अंदर लोग 4 लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर देते होंगे। तो ये सब हैंडल करना ये कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले आदमी के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है? बहुत मुश्किल है, वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुराना पार्टी है, तो बदलाव इतना आसानी से नहीं आता है पार्टी के अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस का सोच अभी भी थोड़ा मॉडर्न नहीं है। मैं चाहता हूँ और भी मॉडर्न हो जाए और बदलाव आ जाए। तो चेंज इज़ स्लो इन द कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं झूठ बोलूँगा अगर कि मैंने आपसे बताया कि नहीं मुझे फ्रस्ट्रेशंस नहीं है, और आई हैव माय डेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और मुश्किल है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ उसका इम्पैक्ट और असर बहुत ज़्यादा है, और अल्टीमेटली मुझे वही चाहिए। प्रवीण जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, फिर हम आपके काम पर आ जाएंगे। कई लोग कांग्रेस में जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं या जो नई लीडरशिप है, वो ये बात मानती है कि कांग्रेस नीड्स सर्जरी। आप भी उस थॉट प्रोसेस को ज्वाइन करते हैं कि कांग्रेस को एक सर्जरी की कम से कम जरूरत है, यहां से भी कि वो बीजेपी जैसे ही जो बिल्कुल इंफ्रा में मजबूत है, लॉजिस्टिक्स में मजबूत है, ग्राउंड पर मजबूत है, उसके लिए कांग्रेस को एक सर्जरी से गुजरना पड़ेगा? मैं सर्जरी नहीं बोलूँगा। सर्जरी का मतलब है सब बदलना है। सर्जरी नहीं, हमें चाहिए प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी। तो वो हमारा प्रॉब्लम है कि जो जैसे हम रिप्रेजेंट करना चाहिए, कम्युनिकेशन से लेके डेटा यूज़ करना, कम्युनिकेशंस यूज़ करना, सोशल मीडिया यूज़ करना, क्या बात करना, और एज भी थोड़ा, हमारा पार्टी भी थोड़ा ओल्ड है, तो वो सब में बदलाव आना चाहिए। इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी चाहिए, पूरा सर्जरी नहीं। ओके सर, तो अब आपके काम पर बात करते हैं। सबसे पहले वोटर लिस्ट को लेकर गड़बड़ी के आरोप, तो मेरा तो सबसे पहला सवाल यही है कि ईवीएम पे आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाई आपकी पार्टी, तो अब आप लोगों ने वोटर लिस्ट पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी खामियों पर काम करने से ज्यादा इस तरह की चीजों पर काम कर रही है। ये क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये देश के लिए बहुत ज़्यादा है, और हम वो बहुत सीरियसली लेते हैं। तो जब से मैं पार्टी में ये डेटा एनालिटिक्स का चेयरमैन था, मैं अब तक लूज एलिगेशंस या फॉल्स एलिगेशंस नहीं रखा हूँ। पिछले 10 साल में आप देख सकते हो, पब्लिकली मैंने एक बात झूठी या फॉल्स एलिगेशंस नहीं रखा हूँ। तो जो हम बोल रहे हैं अभी, हम वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहे हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुल एविडेंस के साथ। और मैं महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुत स्पष्ट दिख रहा है, और ये मेरा फील्ड है, मैं एम्पिरिकल साइंटिस्ट हूँ, मैं डेटा एनालाइज करता हूँ, और मैंने पूरा एनालिसिस करके मैं ये आपको बता सकता हूँ कि वो महाराष्ट्र 2024 विधानसभा इलेक्शन वाज स्टोलन, वो असली इलेक्शन नहीं। और मैं ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक ही सवाल, एक ही पॉइंट, बहुत सारे हैं मैं आंकड़े और डेटा, लेकिन उसमें से एक ही सवाल आता है। महाराष्ट्र में हुआ लोकसभा इलेक्शन मई में, विधानसभा इलेक्शन हुआ अक्टूबर एंड में। 5 महीने में 40 लाख, लगभग 40 लाख नए वोटर्स जुड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक सिर्फ 32 लाख, लगभग 30 लाख वोटर जुड़ा हुआ। ये क्या, आप सोच लीजिए, ये लॉजिकल है? ये क्या महाराष्ट्र में क्या पेड़ से गिरे लोग ये 5 महीने में? ये कैसे 5 महीने में ज्यादा लोग जुड़ गए वोटर रोल्स में,
जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ। लॉजिकल है? कैसे, कहां से आया इन लोग? ये डेटा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दे पाया अब तक। एक सवाल, सिंपल सी सवाल, क्या आप मुझे बता दें ना, ये लॉजिकल हो सकता है? लॉजिकल हो मतलब सकता अगर है? आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कुछ डेटा पढ़ना पसंद करूंगा। बिल्कुल। सर, अगर मैं 2004 की बात करूं तो चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2004 के लोकसभा चुनाव में करीब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 6.30 करोड़ वोटर्स थे महाराष्ट्र में, जो 2004 के ही विधानसभा चुनाव में बढ़कर 6.59 करोड़ हो गए। 5 महीने में 29 लाख वोटर बढ़ गए। 2009 में भी ऐसा ही कुछ हुआ और 2009 में 30 लाख नए वोटर्स बढ़ गए। इतने ही गैप पर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के गैप पे। फिर अगर मैं बात करूं 2014 की तो 28 लाख वोटर जुड़े और फिर 2019 की अगर बात करूं तो 43 लाख वोटर जुड़े नए। सेम इसी तरीके के टाइम पीरियड में 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो महाराष्ट्र में कुल वोटर्स थे 8.43 करोड़ और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ये हो गए 8.86 करोड़। तो ये तो लगातार डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये ईसीआई का डेटा ही पढ़ रहा हूं मैं, तो इसको कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आप? नहीं, ये बहुत सिंपल सी बात है। आप ही जो बताया, मैं 2 चीज बताता हूँ जी। ठीक, आपने जो नंबर्स पढ़ाया अभी 2004 से लेके, एक ट्रेंड आप ऑब्जर्व किया, वो डिक्लाइन हो जाता है। 2004 में लगभग 40 लाख जी, 29 लाख वोटर्स। 29 इज 39, तो 29 हाँ 29, ओके सॉरी, सो लगभग 30 लाख। हाँ। 2009 में कितना? 2009 में 30 लाख। 2014 में? 2014 में 28 लाख। कम हुआ। सो सिंपल सी बात, 2004 में जो हुआ बिटवीन लोकसभा एंड विधानसभा 5 महीने का वोट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो कम हो जाता है क्योंकि ये ट्रेंड होता है कि हर इलेक्शन साइकिल में ये कम होगा, क्योंकि हमारा बर्थ रेट और पॉपुलेशन रेट इज स्लोइंग। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, मैंने क्या बताया आपको, 5 महीने में कैसे ज्यादा वोटर्स जुड़े जो पिछले 5 साल में नहीं जोड़ पाए। पिछले 5 साल में 2004 में 30 लाख। 30 लाख। आपको पता है बिटवीन 1999 एंड 2004 5 साल में कितना जोड़ा? 60। 2009 में कितना बोला? 2009 में सर 30 लाख वोटर ऐड हुए थे। 2004 और 2009 में वो 5 साल में डबल हुआ। 2009 और 2014 5 साल में डबल। भारत के इलेक्शन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ, ये कभी नहीं हुआ कि जो 5 महीने में जितना वोटर्स ऐड किए वो 5 साल से ज्यादा। ठीक है, मैं लॉजिक का बात कर रहा हूँ। हाँ जी। आप ये गलती क्या, मैंने ये पहले भी सुना था, ये गलती क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो डेटा इतना नहीं जानते। 2004 का 30 लाख और 2024 का 40 लाख एक नहीं होता है, उसको ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। ओके। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप 5 महीने और 5 साल का कंपैरिजन कीजिए और मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए पूरे 1952 ऑनवर्ड्स भारत के इलेक्शन हिस्ट्री में किसी भी स्टेट में। मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड है? तो क्या हुआ है, देखिए, लोकसभा में जब चुनाव हुआ, महाविकास अघाड़ी जो कांग्रेस का अलायंस, वो चुनाव जीता महाराष्ट्र में। उसका मतलब है जो भी असेंबली लीड्स बोलते हैं, अभी एक 135-136 असेंबली में लीड आया, असेंबली जीता। ठीक है, हाँ। 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, ठीक है, बुरी तरह से हारा। इसका मतलब क्या हो सकता है, जो लोग 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस अलायंस महाविकास अघाड़ी को वोट दिया, उन्होंने शिफ्ट किया होगा, तभी तो जीत सकते हैं जी, है ना जी। तभी तो होगा। नहीं हुआ ये। मैं आपको स्पेसिफिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी बताता हूं, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। एक उदाहरण के लिए, ऐसा 50 है, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। कामठी लोकसभा
नागपुर जिले में, जहां बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट लड़ रहा है, कामती विधानसभा। कामती विधानसभा में लोकसभा में कांग्रेस ने जीता। कांग्रेस को मिला 1,35,000 वोट लोकसभा में। ओके। विधानसभा में मिला 1,35,000 वोट। वोटर शिफ्ट नहीं हुए। 1,35,000 वोट उसी असेंबली 5 महीने पहले वो वोट लेके जीता। उसी इतने ही वोट से ये बुरी तरह से क्यों हारा? क्योंकि बीजेपी का वोट लगभग 18,000 ज्यादा हुआ लोकसभा और विधानसभा से। हमारा वोट नहीं गिरा, उनका वोट ज्यादा हुआ, बढ़ गया। कहां से आया? नए वोटर्स। हम जब नए वोटर्स का देख के चेक करेंगे जी, नए वोटर्स उतना ही 20,000 नए वोटर्स जुड़ा हुआ है। ये क्या मैजिक है, जादू है? नए वोटर्स जोड़ते हैं, जितना नए वोटर्स जोड़ रहे हैं उतना ही वोट्स बीजेपी के लिए बढ़ता है। कांग्रेस का वोटर शिफ्ट नहीं हुआ। सर तो मे आई कॉन्ट्राडिक्ट, तो आमतौर पर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूं मैं कि ये माना जाता है कि जो नए वोटर्स होते हैं वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, माना ये जाता है। फैक्चुअली तो इसको कोई दावा नहीं कर सकता, तो ये भी तो एक केस हो सकता है। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप, मुझे पता नहीं आप किस बेसिस में बोल रहे हो, क्योंकि अगर 5 महीने जब वही महाराष्ट्र में वही दो अलायंस, महाविकास आघाड़ी और महायुति, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ ये 5 महीने में, ठीक है। को ये शाहरुख खान सडनली पॉलिटिक्स में नहीं आया जो बहुत सारे लोग नए वोटर्स आ गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वही स्थिति में ये आप कैसे, पहले 20,000 नए वोटर्स 5 महीने में, वो असेंबली में पिछले 5 साल में 10,000 वोटर्स या 12,000 वोटर्स, नए वोटर्स जुड़ा। 5 महीने में 20,000 नए वोटर्स, सब आगे कहीं से, और सब आप बोल रहे हो बीजेपी का इंक्लाइंड है, और सब ने तय किया कि हाँ मैं अभी आके वोट करूंगा। ये शायद हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सस्पिशियस तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं तो सर, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट, आप बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जब भी आप इस तरह के एलिगेशन कर रहे हैं, तो आपने एक, क्योंकि डेटा है मेरे पास। बिल्कुल, और आपने एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में एक कंपैरेटिव स्टडी बताया 3 मतदाताओं को लेकर हाल ही में, जिसमें ये कहा गया कि ईपीसीआई नंबर तीनों का एक जैसा और 2 के रिश्तेदार भी जो हैं वो एक ही हैं, और उसमें नाम, उम्र, रिलेटिव सब सेम है, और एक हरियाणा का वोटर है, नाम सुमन है, और दूसरी पश्चिम बंगाल की वोटर है, उनका भी नाम सुमन है, और तीसरे वोटर का नाम नूरजा मल है जो पश्चिम बंगाल का है। इसका एपिक नंबर सेम है दोनों नामों की तुलना में। तो ये फाइंडिंग क्या मिस्टेक ही नहीं हो सकता? चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ये हो सकता है, कोई वैसी चीज, इसमें उस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। इसको लेकर क्या काउंटर आर्गुमेंट है आप लोगों के? आपके पास गाड़ी है? हाँ, गाड़ी है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है? हाँ। आप मुझे एक और गाड़ी मुझे बता देना, हाँ। पूरे इंडिया में वही रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, एक और गाड़ी बता। तो इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि वोट देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, आप तो दूसरे पहचान पत्र से भी दे सकते हो। आधार नंबर किसी का डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी का डुप्लीकेट हो सकता है? राशन कार्ड किसी का डुप्लीकेट हो सकता है? मैं पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं है। जब वोटर आईडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे ज्यादा, वो डुप्लीकेट होता है और आप बोलते हो ठीक है, वो सिर्फ एरर है। ठीक है, एरर हो सकता है, मतलब एरर बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो कैसे? वो हमारे देश में गाड़ी ब्रिटिश टाइम से लोग खरीद रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि ये इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है, हमने कंप्यूटराइज नहीं किया। वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होता था पहले? वो कैसे नहीं हुआ कि एक गाड़ी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर 2 गाड़ी के लिए हुआ? ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हो सकता है। तो चुनाव आयोग ने सर जो आर्गुमेंट दिया है आप लोगों के एलिगेशंस पर, उस पे उसने कहा कि
इपिक नंबर जो है वो एक जैसा हो सकता है, लेकिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य डिटेल समान इपिक नंबर वाले मतदाता के लिए अलग-अलग है। वो ये कह रहा है। ठीक है, उसके और लिए मैं रिस्पॉन्ड करूं? सर प्लीज। हाँ। हाँ, झूठ। मैंने ट्वीट किया, अभी मुझे याद नहीं है, मैंने ट्वीट किया, एक एपिक नंबर, डिफरेंट विधानसभा नहीं है, सेम विधानसभा, एक एग्जैक्टली सेम वोटर आईडी नंबर, सेम विधानसभा। पकड़ गया ईसी का झूठ। ईसी ने फॉर्मली स्टेटमेंट दिया जी। नहीं हो सकता है, हाँ, ये नहीं हो अलग अलग राज्य में होगा। हम्म। मैंने प्रूव कर दिया। एक ही स्टेट बंगाल, एक ही विधानसभा मुर्शिदाबाद, एग्जैक्टली सेम वोटर आईडी नंबर। और ये एक एग्जाम्पल सिर्फ एक नहीं है, ऐसे थाउजेंड्स में है जो हम पहचान सकते। क्या पता, क्योंकि मेरे पास तो पूरा इंडिया का नहीं है, डेटा नहीं है, तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा पूरे इंडिया, सिर्फ इलेक्शन कमीशन। तो किसको क्या पता कितने लोग हैं ऐसे। महाराष्ट्र का सर एक केस मेरे ध्यान में है, 6,500 एक ही इलाके में फर्जी वोटर पाए गए। आपके भी नॉलेज में होगा। डीएम ने वो आदेश दिए, नाम काट दिया गया, जांच के आदेश हो गए, लेकिन उस जांच को लेकर आप लोगों के पास कोई अपडेट है? क्योंकि मीडिया के पास कोई अपडेट नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार मीडिया को बैन किया है उधर जाने के लिए। सच ये है, शिरडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक ही बिल्डिंग से लगभग 6-7 हजार लोग सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए जोड़े हैं। सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक ही बिल्डिंग से शिरडी असेंबली में 6 या 7 हजार वोटर्स है वोटर लिस्ट में। उन लोग लोकसभा में नहीं थे। ये आपको ये नहीं लग रहा है सस्पिशियस तो है? सर इतना सस्पिशियस है, फिर भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं अप्रोच कर रहे, हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे आप लोग? किस चीज का इंतजार है? देखिए, तो आपने जब शुरू किया ये, आपने शुरू में आपने ये बयान रखा कि हाँ कांग्रेस पार्टी बहुत पहले से ये सब उठाया था, ये था, वो सब छोड़ दिया। अभी आपको पता है आपने कि हम कांग्रेस पार्टी ने एक कमिटी फॉर्म किया है, ईगल, फर्स्ट टाइम। इसका मतलब है बहुत सीरियस है ना? हाँ। बहुत सीरियस लिया है। और ये पूरा एआईसीसी का कमेटी है, और इसमें अजय माकन जी है, अभिषेक मनु सिंघवी जी है, दिग्विजय सिंह जी है, मैं हूँ, पवन खेरा जी है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये कमेटी अभी ये सब इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास एक्शन प्लान है, लीगल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, चारों तरफ हम देख रहे हैं इसको, और हम ये छोड़ेंगे नहीं, वो पक्का। सर तो आपको ये नहीं लगता है कि अगर जो एलिगेशन आप इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट पे लगा रहे हैं या बीजेपी पर लगा रहे हैं, तो ऐसा तो फिर बीजेपी झारखंड क्यों हार जाती है? अगर वो ये फॉर्मूला महाराष्ट्र में लगा सकती है, तो वो उसके लिए झारखंड तो बहुत छोटा राज्य है, आसानी से कर सकती थी। देखिए, ये मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में मैं डील नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप मानते हो कि ये उनके विश में जो भी हो सकता है वो होगा, हमें जो भी होना है वो होगा, तो ये भी हो सकता है कि शायद झारखंड में नहीं करना चाहता। इसीलिए ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अब तक बीजेपी का शब्द मैं यूज नहीं किया, आपने किया, ठीक है। मैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या वो इंडिपेंडेंट था? मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं। तो मैं एक और स्टोरी बताता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जब इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो फेयर होना चाहिए ये कमिटी। तो ये कमिटी में होना है प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या आपको फेयर लगता है ये? है ना? क्योंकि ये कमिटी है, ये कमिटी अपॉइंट करना है इलेक्शन कमिश्नर्स को, ये कमिटी फेयर होना चाहिए। तो ये 3 लोग, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सरकार क्या किया? एक नया कानून लेके आया।
वो कानून, नया कानून क्या था? ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बाईपास करने के लिए सरकार ने एक नया कानून लेके आया। वो कानून में बताया कि प्रधानमंत्री, जो भी एक मंत्री प्रधानमंत्री चूज करेगा वो, और लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 लोग होगा ये कमिटी में जो इलेक्शन कमिश्नर्स को चूज करेंगे। ठीक है। ये अगर इलेक्शन कमीशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीजेपी के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को बाईपास करने के लिए एक कानून जल्दी से जल्दी क्यों लेके आना है? और जब ये अब रिसेंटली एक मीटिंग हुआ ये कमेटी का, वो मीटिंग में था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी ने चूज करेगा वो मिनिस्टर, वो कौन? नो सरप्राइज, अमित शाह जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी। ये क्या आपको फेयर कमेटी लग रहा है? क्या आपको लगता है कि ये कमेटी में हो सकता है कि अमित शाह जी ने बोलेगा नहीं ये कमिश्नर होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने बोलेगा नहीं नहीं अमित भाई ये नहीं है, दूसरे नाम को लगाएंगे? ऐसा हो सकता है? दोनों एक ही बात करेंगे ना? तो मैं सिंपल सी सवाल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम था? चीफ जस्टिस न्यूट्रल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर, न्यूट्रल कमेटी है, इसको क्यों बदला? मैं ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस भी तो नियुक्त करती थी और बीजेपी की सरकार है तो अब वो नियुक्तियां कर रही है, तो ये आरोप, तो इस तरह के आरोप अगर आप और बेहतर जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि इस तरह के आरोप तो कांग्रेस पर भी लगते रहे फेवरेटिज्म के, कि कोई इलेक्शन कमिश्नर है वो कांग्रेस के करीबी हैं और वो कांग्रेस की तरफ इंक्लाइंड हैं, तो इस तरह के आरोप तो बीजेपी भी लगाती रही। तो इसमें फर्क आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ऐसा क्या झुकाव है ईसीआई के अंदर जो पूरी तरीके से, या आपको ये लग रहा है कि इनसाइड दे आर आरएसएस और बीजेपी पीपल और वो प्लांट किए जा रहे हैं ईसीआई में? देखिए, ये जो वॉट अबाउटरी है ना, ये जो भी जो हम बोले कि उस टाइम पे ये वो होता था, इस टाइम पे, तब मैं राजनीति में नहीं था, मुझे वो सब पता नहीं। अभी जो हो रहा है ये सही या गलत, मुझे सिर्फ फोकस इसी में। ये क्या, ये तो बेकार की बात है, ये तब हो रहा था। हाँ, तब एक टाइम था लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते राजनीतिक लोग। ये क्या है, पास में जाके क्या फायदा? हमें अभी सही या गलत, सिर्फ एक सवाल, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्या गलती थी? कुछ नहीं। तो उसको जल्दी से जल्दी बदलने के लिए कानून लेके आना क्या जरूरी है? और जब ये कानून चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है, जल्दी से जल्दी वो कमिटी को कन्वीन करके एक नए इलेक्शन कमिश्नर को चूज करना की जरूरी, और ये जल्दी क्यों? एक साइड में ये हो रहा है, दूसरी साइड में मैंने आपको बताया ये 5 महीने में कैसे 5 साल से ज्यादा वोटर्स ऐड किया। अगर आप ये दोनों जुड़ के देखें तो अब साफ पता चलता है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी कंबाइंड है। सर, मैं महाराष्ट्र पे वापस लौटूंगा। आप लोग डेटा और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, मतदाताओं को, तो ये आप लोग मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो हाल के दिनों में हुआ, उसमें आप लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सेक्ट ऑफ वोटर्स है जिसे बीजेपी या सो कॉल्ड तरीके से बीजेपी, जो आरोप है वो ले जा रही है राज्य दर राज्य और अपना वोटर बढ़ा ले रही है, वोट करा रही है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आपको नहीं लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है उसके अंदर अपनी बहुत कमियां थी, चेहरा कोई नहीं था, आपसी एकता की कमी थी, सीट बंटवारे में प्रॉब्लम था, एक दूसरे के खिलाफ कई जगह खड़े थे और एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स थी, तो ये सब भी तो एक बड़ा वजह रहा होगा सर। और चुनाव आपको भी मालूम है कि जितना छोटा होता चला जाएगा चुनाव, उतनी ज्यादा चुनौतियां कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी वो चुनाव। देखिए, आप मीडिया के लोग ना, आपको एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन चाहिए सारे इलेक्शन के लिए। लड़की बहन, चेहरा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इन फाइटिंग। मैं आपको एक सिंपल सी सवाल पूछा, कामटी का उदाहरण दिया, अगर ये सब होता, हाँ, जितना वोट्स मिला उतना ही वोट्स कैसे मिला? कैसे मिला? लोग, महाराष्ट्र के लोग मीडिया को बोलते हैं नहीं नहीं वो सब बकवास है, आप लोग जो बोल रहे हो,
जितने लोग महाविकास आघाड़ी को वोट दिया लोकसभा में, 5 महीने बाद उतने ही लोग दिए कामठी में। तो क्या कामठी के लोग सोचे नहीं ऐसे, अरे ये क्या इन फाइटिंग हो रहा है, ये क्या लड़की बहन है, ये क्या सीएम फेस नहीं है? वो सब सिर्फ मीडिया कमेंट्री है, डेटा में बिल्कुल नहीं दिखता है। तो सर, व्हाट वेंट रॉन्ग इन हरियाणा देन? I mean, I have not studied Haryana data. This is why I told you, I talk very responsibly. जब मैं स्टडी नहीं किया, मैं बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एक एनालिसिस किया हरियाणा के बारे में। हरियाणा में 90 सीट्स में लगभग 60 सीट्स तक रूरल सीट्स कहा जाता है जी, और बाकी अर्बन सीट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट मतलब विनिंग परसेंटेज लगभग 85% है। रूरल सीट में कांग्रेस ने जीता, इस 8 सीट में कांग्रेस को मेजॉरिटी मिला, लेकिन सिर्फ अर्बन सीट में उनका स्ट्राइक रेट बहुत। क्या ये अर्बन वोटर्स और रूरल वोटर्स का अंतर है या इधर कुछ हुआ है? वो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जानना चाहता। एक सवाल, अब हम आपके थोड़े आपके विभाग के बारे में बात करेंगे। कांग्रेस को आपका डिपार्टमेंट आज के टाइम में, चूंकि पूरी पॉलिटिक्स ही अब आपके डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द होने लगी है, तो अपनी कुर्सी बचाए रखना भी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई लोगों की नज़र होती होगी कि भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चेयर है, राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप जिस ऑफिस में बैठते होंगे वो आते होंगे, समझते होंगे, क्योंकि उनके भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, लोकसभा के स्पीचेज हों या पब्लिक रैलीज हो, इस तरह के डेटा के इर्द गिर्द बहुत कुछ घूम रहा है कांग्रेस का। तो अपना ऑफिस कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अभी कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो आप? बहुत है इंटरनल पॉलिटिक्स, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो इंटरनल रखेंगे अभी के लिए। ओके। नहीं, वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा प्रोफेशनल्स कांग्रेस का विभाग है, जो वो मैं डॉक्टर शशि थरूर से मैंने चेयरमैनशिप लिया 1 साल पहले, और डेटा एनालिटिक्स का जब भी वो डिपार्टमेंट शुरू किया था, मैं तब से मैं कर रहा हूँ जी। और ये तो अभी तो नया तो नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो राहुल गांधी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये वो राहुल गांधी जी एक you cannot meet a more sincere politician anywhere in the world, and I have met many politicians in the world. मैं दुनिया में बहुत सारे नेताओं को मिला है, और मैं ये लूजली नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो फैमिली नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं तो लैटरल हूँ, मैं तो बाहर से आया हूँ राजनीति में। और उनका जो सिंसियरिटी है पॉलिटिक्स के लिए, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं कि जो पॉलिटिक्स इज़ अ सीरियस प्रोफेशन, ये मजाक का प्रोफेशन नहीं है। और एक हमारा लीडर ये होना चाहिए जो ड्रामाबाजी नहीं करता है, लेकिन बहुत सीरियस है, सिंसियर है, और राहुल गांधी इज़ अ वेरी वेरी सिंसियर पॉलिटिशियन एंड अ लीडर। सर, तो आप लोगों के बीच का कम्युनिकेशन कैसे, चैट्स पर ज़्यादा है या कॉल पर ज़्यादा है? दोनों। ओके। और आप अपने डिपार्टमेंट में किस तरह से हैंडल करते हैं? आप डांट लगाते हैं अपने साथ काम करने वाले लोगों को, या आप इजी गोइंग हैं, या कुछ बीजेपी का कल्चर आपने भी अडॉप्ट कर रखा है अपने डिपार्टमेंट के अंदर? वो आप मेरे डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरा एफिशिएंसी और ये डिमांड एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी, उसका थोड़ा ज़्यादा रहता है बाकी सारे डिपार्टमेंट्स से। प्रवीण जी, हम अरसे से सुन रहे हैं कि आप लोग मतलब कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से एक डेटा मांग रही है जो वोटर लिस्ट की है। आपको वो कौन सा डेटा चाहिए? क्योंकि हम जितना जानते हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पूरे देश की वोटर लिस्ट अपलोडेड है और वो टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती है। आप लोगों ने एक पिटीशन चुनाव आयोग के सामने लगाई और जिस पर चुनाव आयोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कि 2009 से 2024 के बीच की वोटर लिस्ट चाहिए। तो वो कौन सी वोटर लिस्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ अलादीन का चिराग है, कोई ख़जाना छुपा हुआ है? क्योंकि जो अपलोड रहती है वोटर लिस्ट, उसमें वोटर कार्ड के नंबर, एड्रेस, जो वोटर है उसकी फ़ोटोग्राफ्स, उसकी डिटेल सारी रहती है। हमने क्या बोला कि ये बहुत सारे नए वोटर्स जुड़ा हुआ है, तो ये वोटर्स कौन है, कहाँ से आया, वो पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? ये तो लॉजिकली है। 2024 लोकसभा का पूरा वोटर लिस्ट महाराष्ट्र में
2024 विधानसभा का पूरा वोटर लिस्ट, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं, तभी तो कंपेयर कर सकते हैं फोटो के साथ, ठीक है। अगर है तो दो चीज़ है, आप मुझे दिखा देना, मैं किसी से चैलेंज करता हूँ, पूरा महाराष्ट्र 2024 लोकसभा वोटर लिस्ट, पूरा महाराष्ट्र 2024 विधानसभा वोटर लिस्ट, तभी कंपेयर कर सकते हैं। अगर है तो आप मुझे दे देना, मैं चैलेंज करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर है तो वापस दे दो ना डुप्लीकेट, क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो ये तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ना। आप मुझे डाउनलोड करके दिखा देना, अभी अभी दिखा देना, अभी अभी आप। नहीं, हम वही समझना चाह रहे हैं कि हम जो नहीं देख पा रहे है, हैं, इसीलिए ये तो आपको पूरे सारे आप लोग को ब्रेन वॉश किया है। ये जो हम मांग रहे हैं, ये पूरा वोटर लिस्ट, तभी जब पूरा वोटर लिस्ट होता तभी तो कंपेयर कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में क्या है कि एक बूथ में जाके वो वोटर, अभी लेटेस्ट जो वोटर्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे 1 लाख बूथ है विधानसभा में, 1 लाख बूथ है लोकसभा में, और उसके लिए वो क्या बोलते हैं, कैप्चा डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये अगर हम लोग, आप थोड़ा सोच लीजिए, अगर हम इतना एनालिसिस कर सकते हैं, क्या हमें नहीं पता? अगर होता तो हम एनालाइज करने के लिए। नहीं इसीलिए ये सवाल पूछा। हाँ, तो इसीलिए क्या- मैं बता रहा हूँ, अगर, और मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर है तो डुप्लीकेट दे देना। क्या इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए है ना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम ये नहीं, अगर है, अगर उनका आर्ग्यूमेंट है हमने दिया तो दे दो डुप्लीकेट, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर आपका ड्राइवर्स लाइसेंस हो गया, आपने जाके डुप्लीकेट ले सकते हो ना, तो क्यों नहीं दिया? इसी से पता चलता है नहीं है। तो क्या वोटर लिस्ट में कोई राज छिपा, ये डिकोड करने में बहुत समय लग गया कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन को? क्योंकि जब आप ईवीएम की बात कर रहे थे, ईवीएम वीवीपैट पर उलझे हुए थे, तब ये शायद कोई खेल हो रहा था वोटर लिस्ट पर, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि डुप्लीकेशन है, वो एक्यूरेट नहीं है, नंबर अचानक से इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए? तो सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी को ये समझने में देरी हुई कि जो चुनाव में अगर कोई खेल हो रहा है तो वो वोटर लिस्ट से हो रहा है, न कि ईवीएम और वीवीपैट से? नहीं, वो देरी हुई या वो मुझे नहीं पता, क्योंकि 6 महीने पहले तक वोटर लिस्ट का जिक्र नहीं होता था, ईवीएम वीवीपैट पे सारी जिम्मेदारी और सारा दोष थोपा जाता था कि वहाँ कुछ गड़बड़ी है। नहीं, जब भी महाराष्ट्र चुनाव, महाराष्ट्र के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, जब भी महाराष्ट्र चुनाव हुआ, मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर 3 तारीख हम इलेक्शन कमीशन से मीटिंग रखा, मैं था वो डेलीगेशन में, दिसंबर 3 तारीख, रिजल्ट्स आया नवंबर में, तो ये देरी नहीं हुआ। मैं तो था वो मीटिंग में, मैं राजीव कुमार था जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं उनको ये डेटा प्रेजेंट किया और मैंने बोला क्या, उन्होंने बोला कि हाँ जवाब देंगे। अभी 4 महीने हो गया, कुछ नहीं मिला अभी तक। ठीक है, चुनाव और वोटर लिस्ट पे काफ़ी बातचीत हो गई। 2 बड़े मुद्दे हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही है, और ये दोनों चर्चाएं जो हैं वो दक्षिण भारत से शुरू हुई हैं और इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट से शुरू हुई हैं। स्टालिन हिंदी को लेकर काफ़ी विरोध कर रहे हैं। एक तो हिंदी वाली पॉलिसी पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? आप ये हिंदी वाला बता दीजिए, फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ। मैं तो तमिलनाडु से हूँ और मैं ये इंटरव्यू हिंदी में ही दिया, मतलब हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, बात तो किया हिंदी में। तो ये सब मुद्दा क्या है तमिलनाडु में, हिंदी की मुद्दा नहीं है, ये इम्पोजिशन की मुद्दा है। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्रीय में है वो इम्पोज क्यों कर रहे हैं, हिंदी सीखना इम्पोज क्यों कर रहे हैं? मतलब वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला कि आपको फंड्स नहीं देंगे, तमिलनाडु को बोला आपको फंड्स नहीं देंगे तब तक आप हिंदी नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है? क्या हमारा चीफ मिनिस्टर चुनाव जीत के नहीं आया? वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। ये पैसा क्या खुद का पैसा है? ये मोदी जी का पैसा है, पर्सनल पैसा तो नहीं है ना, पब्लिक का पैसा है ना। आप कौन है ये कंडीशन लगाना? आप कौन हो? तमिलनाडु के लोग को कंडीशन, वैसे भी आप एक सीट नहीं जीता तमिलनाडु में, आप कौन, कैसे बोल सकते हो कि पैसा नहीं देंगे जब तक ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे? पैसा तो आपका नहीं है, पब्लिक का पैसा है।
ये है इश्यू। तो इसका इम्पोजिशन जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है, उसका इंटेंशन क्या है? उसके पीछे क्या है? क्योंकि नॉन हिंदी स्टेट आंध्र प्रदेश भी है और चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं हिंदी पढ़ाने में तो कोई बुराई नहीं है, 10 लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, बाय चॉइस मैं ये मानता हूं, मेरा पर्सनल व्यू है, नो इम्पोजिशन बट नो ऑपोजिशन टू हिंदी। इसीलिए मैं भी सीखा, इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत बात करता हूं। क्या है, अभी जो हालत है वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाता है जो हिंदी जानता है। और ये तमिलनाडु में बहुत सारे फैक्ट्रीज है, अगर लोगों को प्रमोशन चाहिए वो बाहर जाएंगे, मुंबई जाएंगे, गुजरात जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, दिल्ली आएंगे, तो हिंदी पढ़ना थोड़ा अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है, तो वो मैं मानता हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम है इम्पोजिशन, नो इम्पोजिशन नो ऑपोजिशन। नहीं, इससे कांग्रेस पार्टी की लाइन क्या होगी, क्या होनी चाहिए? कांग्रेस मतलब ये तमिलनाडु कांग्रेस का ये है, ये नहीं, ये मामला बात तो है। कर्नाटक में भी है, नहीं, ये कर्नाटक में आंध्र हमने, प्रदेश की भी है, ये नहीं, केरल में भी बात होगी। नहीं कर्नाटक केरल में ये तो मुद्दा ये तो हाँ, नहीं, मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बात तो होगी ना कि वहाँ भी तेलुगु इंग्लिश के साथ हिंदी पढ़ाया जाना चाहिए या फिर कन्नड़ पढ़ाया जाना चाहिए। और डीके शिव कुमार ने कहा भी कि कांग्रेस पार्टी का जो भी स्टैंड होगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब तक मैं जानता हूँ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, केरल में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग वैसे भी उधर पढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम पहले, क्योंकि इसका हिस्ट्री भी है तमिलनाडु में। और आप एक फ़र्क है, आप तमिलनाडु और बाकी सारे राज्य, तमिलनाडु इज़ द ओनली स्टेट वेयर द टू मेन पार्टीज आर रीजनल पार्टीज, ओनली स्टेट वेयर द टू मेन पार्टीज आर रीजनल पार्टीज। तो ये जो रीजनल पार्टीज का शुरुआत जब हुई 1950s में, ये हिंदी के आधार पे हुए, तो इसीलिए वो थोड़ा एक बहुत सीरियस इश्यू है तमिलनाडु में। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तमिलनाडु में ये बहुत साफ है, जैसे मैंने बताया। सर, डिलिमिटेशन को लेकर भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है और ये वाली जो आवाज़ है, जो प्रोसेस होना है डिलिमिटेशन का, उसके खिलाफ भी जो आवाज़ उठी है वो तमिलनाडु से ही उठी और धीरे धीरे साउथ के कई स्टेट्स ये डर दिखा रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगा, फिर दक्षिण भारत की जो सीटें लोकसभा की हैं वो कम हो जाएंगी। हालांकि अमित शाह जी ने कहा है कि कोई सीट कम नहीं होगी, तो इस पर क्या स्टैंड है पार्टी का? नहीं, देखिए, डिलिमिटेशन एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि डिलिमिटेशन हम भारत एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है ये पॉपुलेशन के आधार पे बहुत कुछ होंगे, उसका यही है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका सेनेट में हर राज्य को 2-2 सेनेटर्स है, लेकिन हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो हाँ, मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उनके लिए सीट्स ज़्यादा होंगे, मैं वो मानता हूँ। लेकिन जब 1970s या 1980s में चर्चा चल रहा था, तब सरकार ने क्या बोला, केंद्रीय सरकार ने बोला हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा अच्छा काम किया और पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में नहीं हुआ। तो अब इसको उल्टा करके आपको बोलना कि हाँ आपका पॉपुलेशन कम हो गया, इसके लिए आपके पास सीट भी कम हो जाएगा, ये तो फेयर नहीं है ना। हाँ, मैं मानता हूँ जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको ज़्यादा सीट मिलना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें पनिश करना वो भी फेयर नहीं है ना। तो मामला ये है कि और मैं बिलीव करता हूँ कि इसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं हम लोग सारे, एक एग्रीमेंट बन पाएंगे। तो फिर इसमें एक सवाल ये भी होगा कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल वाली जो पॉलिसी थी, मतलब हम दो हमारे दो, जिसको साउथ इंडिया ने बहुत स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन वे में फेवर किया, अब बात हो रही है कि 2 से ज़्यादा बच्चे ही अच्छे, और वो बच्चे भी डिलिमिटेशन से पहले जितने ज़्यादा हो जाएं वो भी अच्छी बात होगी। तो इस पर पार्टी का कोई स्टैंड, कितने बच्चे होने चाहिए, कितना बड़ा परिवार होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई लाइन बदली है क्या पार्टी की? नहीं, ये पार्टी का नहीं है। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, और इसीलिए मैं इकोनॉमिस्ट के रूप में मैं बता सकता हूँ ये एक बिल्कुल गलत बात है। ये सब बात करना कि बच्चे ज़्यादा पैदा करना, ये पहले ये मर्द का प्रॉब्लम नहीं है, ये महिलाओं का, ये इसका अधिकार और फैसला लेना महिलाओं का।
हमें ये पता होना चाहिए कि ये महिलाएं के विश और चॉइस और डिज़ायर में है, तो ये मेल पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट डिक्टेट how many children. They are not baby producing factories, women. They have their own right, they will make their own decision, and we have reached a stage where women are more, if not equally important to men. So they will have to decide. कई आपके इंटरेस्ट फील्ड को लेकर हमने बात किया, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी बात किया। आखिरी सवाल हमारे तरफ से है आपके लिए कि चूंकि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर भी जो कांग्रेस की समिति है उसके साथ आपका तालमेल है, आप उसके साथ जुड़कर काम करते हैं। ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की इकोनॉमिक हालत कैसे सुधरेगी इन कंपैरिजन टू बीजेपी? फाइनेंशियली हाँ, देखिए ये लेकिन एक सीरियस बात है, क्योंकि मैं 10 साल से मैं तो बहुत सुना हूँ ये बीजेपी का इलेक्शन मशीनरी है, पन्ना प्रमुख है, ये है वो है। कुछ नहीं, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा, और थोड़ा ज़्यादा नहीं, 10 गुना ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है वो? क्योंकि बिजनेस लोग जो भी पैसे देते हैं उनको बताते हैं पहले हमें 100 रुपया दो, और दूसरा कांग्रेस को एक भी नहीं दो, और ये फोर्स करते हैं ऐसे। इनका माइंडसेट ये है। तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या हम फ्री एंड फेयर है हमारा डेमोक्रेसी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? नहीं है। ये पन्ना प्रमुख और ये प्रभारी वो सब मैं बिलीव नहीं करता हूँ। कुछ नहीं है उनके पास, जो वो करते हैं हम उससे बेहतर कर सकते हैं। क्या उनको अगर उतना पैसा हमारे पास भी हो तो उतना पैसा आ जाएगा तो मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट का दर्द भी खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, वोटर लिस्ट का प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप है। ठीक है, तो चक्रवर्ती साहब, आप हमारे मंच कार्यक्रम पर आए, आपने बहुत विस्तार से अपने काम के बारे में बताया, डेटा के बारे में बताया कि किस तरह से वोटर लिस्ट को लेकर जो खामियां कांग्रेस देख रही है उसे आगे 4 मोर्चों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें लीगल टू लेजिस्लेचर और सारे रास्ते आपने खुले रखे हैं अभी, और आने वाले दिनों में कांग्रेस का एक्शन प्लान इसको लेकर पता चलेगा। तो कांग्रेस क्या करेगी इसमें सबकी दिलचस्पी है, लेकिन आज मंच पर हमारे मेहमान चक्रवर्ती साहब थे। आपको उनकी ये बातचीत कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जिस तरह से कांग्रेस वोटर लिस्ट के मोर्चे पर मजबूती से लड़ती हुई दिख रही है उस पर भी आप क्या सोच रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ तक। थैंक यू।